Good morning, 11th class. Yes, today we have to start with your next unit. That is unit 5. We have to start, and the name of unit is States of Matter. ओके सो देखो बेटा, अब तक हमने आपका जो भी डिस्कस किया है, हमने जो 4 यूनिट आपकी प्रीवियस हमने डिस्कस की हैं, उसमें हमने जो आपकी प्रॉपर्टी स्टडी की हैं वो हमने एटम के बारे में हमने जाना। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें जर्नल हमने इंट्रोडक्शन वहाँ पे किया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, मीन्स ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड सो फार आर ऑन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल पे हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो ये चैप्टर है, जो ये यूनिट है, ये डिस्कस ही आपकी करती है स्टेट ऑफ मैटर को। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर का मीनिंग क्या होता है, हमें पता है मैटर आपकी 3 स्टेट में बेसिकली एग्जिस्ट करती है। जो जनरल स्टेट है दैट इज़ द सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, अब हमने यहाँ पे जो आपकी डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज, मीन्स वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन बल्क। ठीक है, बल्क में हमने स्टडी करना है कि आपके पास कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की, आयंस की या मॉलिक्यूल्स की, उनमें हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो कंप्लीट चैप्टर है उसमें हम अलग अलग, जैसे पहले सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, फिर हम लिक्विड की, फिर गैस की, मतलब हर एक जो मैटर है, मैटर की स्टेट है, उसकी प्रॉपर्टी को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते चलेंगे। कंप्लीट जो चैप्टर है वो डिपेंड इसी कंसेप्ट के ऊपर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन में आपकी यही बताया हुआ है कि अब तक जो यूनिट हमने की हैं उसमें हमने इंडिविजुअल एटम की जो प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, उनको स्टडी किया था। जैसे साइज़ क्या होता है, एनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी थी, शेप वगैरह कंसेप्ट हमने 4th यूनिट में किया था, पोलैरिटी का कंसेप्ट हमने किया था। ठीक है, लेकिन जब आप लेबोरेटरी में स्टडी करते हो, लेबोरेटरी में आप इंडिविजुअल एटम को स्टडी नहीं करते, वहाँ पे आप बल्क ऑफ मैटर को स्टडी करते हो। ठीक है, मीन्स वहाँ पे आप क्या स्टडी करते हो, वहाँ पे आप जो कलेक्शन होती है लार्ज नंबर ऑफ एटम आयंस की, उसको आप डिस्कस करते हो। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे जो ये यूनिट है इसमें आपने जो 3 स्टेट होती है मैटर की, बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस, उसके हर एक एस्पेक्ट को आपने स्टडी करना है, हर एक पॉइंट को आपने डिस्कस करना है कि आपका सॉलिड में क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या मतलब एवरीथिंग यू हैव टू डिस्कस अबाउट सॉलिड, देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट लिक्विड, देन गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जर्नल है, डिफ्रेंशिएट आपका दिया हुआ है कि यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हो 3 स्टेट ऑफ मैटर को उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में, तब आप क्या बोलते हो। ये जर्नल बात है, ये आपको पता भी होगी एंड पता होनी भी चाहिए कि आपके पास क्या होता है। सॉलिड आप किस सब्सटेंस को बोलते हो, सॉलिड आप उस सब्सटेंस को बोलते हो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन लिक्विड आप किसको बोलते हो, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ये जनरल बात है, आपको पता होनी चाहिए ये बात। एंड गैस आप क्या बोलते हो, गैस आप उन सब्सटेंस को आप गैस बोलते हो जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बिलो रूम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बातें हैं, ये कोई इतना खास आपका जो टॉपिक है वो नहीं है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। क्या ऐसा होता है, जो हेडिंग है वही दी हुई है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेम सब्सटेंस इन डिफरेंट स्टेट, कि क्या कभी ऐसा होता है कि एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपका जो सब्सटेंस है या जो भी पर्टिकुलर आप मैटर को डिस्कस कर रहे हो वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। सो इट कैन बी पॉसिबल। वाटर के केस में ऐसा बोला हुआ है, ट्रिपल पॉइंट आपका एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपकी किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी तीनों की तीनों फेज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं एक साथ। ठीक है, जैसे आपका हम जनरल बात बोलते हैं कि यदि आप क्या करते हो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हो वाटर के ऊपर तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जनरल बात है ये। 0 डिग्री पे वो क्या हो जाता है, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बट वाटर कैन एग्जिस्ट एज
सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में, तीनों फेजेस में आपका एग्जिस्ट कर सकता है। ट्रिपल पॉइंट आप उस टेम्परेचर को बोलते हो, और वो जो कंडीशन है वो कहाँ पे जो वाटर है तीनों फेज में एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 0.01 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर शुड बी 4.58 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जहाँ पे जो आपका वाटर है वो एग्जिस्ट करेगा तीनों फेज में। ठीक है, तो ये जर्नल है, ये आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो कंपैरिजन किया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस यदि आप जनरली बोलते हो तो होती क्या है। देखो, सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं, हायर फोर्सेज होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज होती हैं। डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो पोजीशन होती है मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मींस उनमें कोई जो ट्रांसलेटरी या रोटेटरी मोशन है वो नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, जो आपके पास सॉलिड है उसकी जो एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, लिस्ट होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो ये जनरल बातें हैं, ये जो कंसेप्ट है ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, तो इसको करने की इतनी खास ज़रूरत है भी नहीं। जिन बच्चों को ये है माइंड से स्किप हो चुका है, सॉलिड, लिक्विड, गैस का ही नहीं पता क्या होते हैं, तो वो एक बार ज़रूर रीड कर लेना प्लीज़। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपका जो डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दो अदर स्टेट भी होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस को छोड़ के दो दूसरी आपकी दो और ज़्यादा जो आप बोल सकते हो स्टेट होती हैं। फोर्थ स्टेट होती है, फिफ्थ स्टेट होती है। ये बेसिक बात है, पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेट आपकी जो मैटर की होती है उसको आप प्लाज्मा स्टेट बोलते हो। प्लाज्मा स्टेट का मीनिंग क्या होता है, जिसमें जो आपके पास प्लाज्मा स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा का मीनिंग होता है सुपर हीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें मिक्सचर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उनके। किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो गैसेस स्टेट है वो सुपर हीटेड होती है। यू कैन से जो सन स्टार में जो आपकी होती है, जो स्टेट होती है सन एंड स्टार में, वहाँ पे आपके पास कौन सी स्टेट होती है मैटर की, प्लाज्मा स्टेट आप उसको बोलते हो। ठीक है, फिफ्थ स्टेट आपकी जो आती है उसको आप, वो आपकी कंसिस्ट करती है सुपर कूल्ड सॉलिड को। ठीक है, तो ये है जो आपको थोड़ा सा बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो आज का जो मेन टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो बेटा, इस कंसेप्ट को समझो। आपके पास हैं हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर, तीन होती हैं जनरली जो हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड हम बोलते हैं कि उसमें वो आपके क्या होते हैं, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो मीन्स फोर्सेस यदि स्ट्रॉन्ग हुई तो जो मैटर की स्टेट है वो क्या हुई, सॉलिड। ठीक है, अब यदि हम क्या करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, तो वो आपकी अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के चेंज होते ही स्टेट ऑफ जो मैटर है वो चेंज हो जाती है। मींस आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, एंड जब आपकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हम बिल्कुल वीक कर देते हैं, नेग्लिजिबल आप उसको बोल देते हो, तो वो आपकी जो मैटर की स्टेट है वो गैसियस स्टेट हो जाती है। मींस मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो पूरा कंसेप्ट है स्टेट ऑफ मैटर का वो डिपेंड करता है किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है, हम यदि हम ऐसा बोलेंगे कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी डिफरेंट टाइप की हों, अलग अलग हों, तो जो मैटर की स्टेट है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। भाई हाई फोर्स हुई, सॉलिड हो गया, वीक फोर्स हुई, गैस हो गई, इन बिटवीन हुई तो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है, ये आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से करना है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास क्या होती हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। गैस, लिक्विड या सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी एग्जिस्ट करती है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
ठीक है। अब जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। किसी भी सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर फीचर्स हैं या जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे, जो उसकी शेप है, साइज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है डिपेंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है। अब एक नया नाम है इंट्रा। दोनों चीज़ें में वैसे आपको आई थिंक आपको डिफरेंस पता है क्योंकि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में दोनों चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, जो फोर्सेस सेम मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। सेम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करने का मीनिंग, जैसे हमने बॉन्ड पढ़ा था, बॉन्डिंग। ठीक है। तो मीन्स वो किसको अफेक्ट करेगी, वो अफेक्ट करेगी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कौन करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल फीचर्स या स्ट्रक्चर को अफेक्ट कौन करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। अब जिस सब्सटेंस में आपके पास जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही हाई उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है। तो मीन्स कहने का मीनिंग है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। जितनी ज़्यादा फोर्सेस उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दैट इज द डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मीन्स बहुत सारी हैं, वर्ड्स के मीनिंग समझते जाओ। ठीक है। सबसे फर्स्ट डाइपोल डाइपोल का मीनिंग क्या हुआ, पोल डाइपोल आप पढ़ के आए हो कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से, बट HCl का मैंने एग्जांपल दिया था बेटा आपको तब भी, कि वहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से उस मॉलिक्यूल में, उस बॉन्ड में आपके दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने HCl का केस किया था कि वहाँ पे हाइड्रोजन पे तो आ जाता है पॉजिटिव, Cl पे आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि Cl क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। अब ये एक बन गया डाइपोल एक ही मॉलिक्यूल में दोनों पोल, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, परमानेंट पोल्स होते हैं। ठीक है। तो डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे HCl के मॉलिक्यूल है डिफरेंट, अब ऐसा तो नहीं होगा HCl में एक ही मॉलिक्यूल होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो एक दूसरे को कैसे होल्ड करते हैं, कैसे एक दूसरे को बांधे रखते हैं, वो आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आप क्या बोलते हो, डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आया। पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल हैं, परमानेंट डाइपोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। तो एक HCl का नेगेटिव पोल दूसरे HCl के पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जो ये अट्रैक्शन, जो ये इंटरेक्शन, हम जिसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, उसको आप क्या बोलते हो, डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैग्नीट्यूड आपका जो डाइपोल फोर्सेस का है वो अलग अलग हो सकता है। एक मॉलिक्यूल से हम दूसरे मॉलिक्यूल में जाएं, HCl से हम HF में जाएं, अलग अलग होगा। ठीक है। HCl से हम HBr में जाएं, HF में तो सॉरी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, HBr में जाएं, HI में जाएं, तो मीन्स हर मॉलिक्यूल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होती है। ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं कि ये आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड किया। ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि आपके पास यदि आप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाओगे तो वहाँ पे जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो भी क्या होंगी, चेंज होगी। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की,
उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, 4th यूनिट में बहुत अच्छे से कराया था आपको। अब जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी मीन्स उतनी स्ट्रॉन्ग क्या होंगी, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यूजुअली हम डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जो आपकी इंटरेक्शन होती है उनको। ठीक है, अब जो ये फोर्सेस हैं इनको आपका स्टडी किया था कैज़म ने स्टडी किया था, तो इसको आप कैज़म फोर्सेस भी बोल सकते हो। और जो इफेक्ट ये प्रोड्यूस करती है उसको आप क्या बोलते हो, ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो आती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाम से पता लग रहा है एक आयन होगा और क्या होगा, एक डाइपोल होगा। ठीक है, तो मीन्स ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, आयन के बीच में और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्या बोला हुआ है, हम जनरली बोल देते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कस किया हुआ है, NaCl को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया। अब NaCl है, Na में 2 आयन होते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। वहाँ पे क्या होगा, Na के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट होगा, वाटर H2O होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मीन्स जो पॉजिटिव के अराउंड क्या होगा, नेगेटिव वाला पार्ट होगा। ठीक है, एंड Cl नेगेटिव है, उसके अराउंड क्या होगा, H पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में आयन और जो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आप क्या नाम देते हो, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन है, चलो भाई आयन होगा, इंड्यूस का मीनिंग होता है जनरेट करना, पैदा करना एक तरह से। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन ने एक डाइपोल को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। मीन्स जो ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती हैं ये आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। ठीक है, कैसे वो समझो। देखो एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया हुआ है, आपके पास है NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन यहाँ पे है, आयोडीन I2 होता है, नॉन पोलर होता है, वहाँ पे कोई पोल नहीं होता क्योंकि दोनों आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। पोल वहाँ पे जनरेट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो 2 एटम की, लेकिन यहाँ पे दोनों आयोडीन है। अब देखो जैसे ही आपका जो ये नेगेटिव आयन है ये मूव करेगा इस नॉन पोलर के जो मॉलिक्यूल है उसकी तरफ, यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये आपका इस नॉन पोलर पे चार्ज जनरेट कर देगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मीन्स जो पॉजिटिव पार्ट आपका जनरेट होगा जिस भी आयोडीन पे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका नाइट्रेट आयन की तरफ। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है बिटवीन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जहाँ पे डाइपोल इंड्यूस किया जाता है, जनरेट किया जाता है किसके द्वारा, किसी आयन के द्वारा, तो उन इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हो, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जस्ट लाइक यहाँ पे आयन ने इंड्यूस किया डाइपोल, यहाँ पे कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, पोलर मॉलिक्यूल आपका इंड्यूस करेगा एक डाइपोल किसी ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नाम से पता लग रहा है किसके बीच में आपके एग्जिस्ट करती हैं, बिटवीन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड द पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे ही पोलर आपका मूव करता है, लाइक पोलर का नेगेटिव एंड मूव किया किसी नॉन पोलर की तरफ, तो वो जो पॉजिटिव एंड है सॉरी वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से नॉन पोलर में क्या जनरेट हो जाएगा, आपका डाइपोल। ठीक है, और इस जो ये है इस टाइप की फोर्सेस है जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, इसको डिबे ने स्टडी किया था और नाम दे दिया इंडक्शन इफेक्ट। तो याद रखना इंडक्शन इफेक्ट आपका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है दैट इज द लेडन फोर्सेस, या यू कैन से द डिस्पर्शन फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हर एक केस में हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई आयन है जो डाइपोल को इंड्यूस करा देगा, कोई पोल है जो डाइपोल को इंड्यूस करा देगा, बट
क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों, लाइक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के एटम एक दूसरे को कैसे होल्ड करते हैं। मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास नॉन पोलर सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है। ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके पास जो ये ओरिजिन है इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, इसको फ्रिट्ज लंडन ने आपका डिस्कस किया था, जिसको नाम ही दे दिया गया लंडन फोर्सेस। ठीक है, अब देखो कैसे होती हैं वो आप इस डायग्राम से समझो। देखो हीलियम की बात कर रहे हैं भाई, हीलियम के जो आपके पास एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को, मोनोटॉमिक गैस है हीलियम, कैसे होल्ड करते हैं। सबसे पहली बात, हीलियम में एक एटम की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, दूसरा हीलियम का एटम है जिसमें न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, लंदन ने हमें क्या सजेस्ट किया, लंदन ने हमें सजेस्ट किया कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं। मोशन में रहने की वजह से एक पॉइंट उन्होंने बोला कि मोशन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपके पास जो ऐसा कुछ होता है कि जो एक एटम का न्यूक्लियस है वो दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ, उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। The force of attraction that exists due to motion of electron exist for some moment। ठीक है, कुछ एक मोमेंट के लिए ऐसा होगा, कुछ एक सेकंड्स के लिए ऐसा उन्होंने बोला है, ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक एटम का न्यूक्लियस है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, क्योंकि तो भाई मोशन में है। यहाँ से जब वो मूव करेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे के क्लोज हो रही है, जो न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। जैसे ही ऐसा होगा वो एक मोमेंट्री फोर्स भी आप इसको बोलते हो, उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक डायपोल जनरेट हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो इसका न्यूक्लियस तो शिफ्ट हो जाएगा ऑन द अपोजिट साइड, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अट्रैक्ट किसको करेगा, सिर्फ नेगेटिव को। ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर एक मोमेंट के लिए जो डायपोल जनरेट हुआ उसको उन्होंने नाम दे दिया लंदन फोर्सेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट की फॉर अ मोमेंट, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, लंदन फोर्सेस। यू कैन से डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो इस टाइप की जो फोर्सेस होती हैं विच एग्जिस्ट इन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसको आप क्या बोलते हो, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, तो इसने कहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लंदन फोर्सेस उसी में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस ही आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो आपकी नॉन पोलर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ये आपके पास मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करें तो ये वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, जो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर आपका हो गया साइज का, दूसरा हो गया ज्योमेट्री का। ठीक है, इसने बोला है जितना आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, लंदन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा कि उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो उसको जो डिस्टॉर्ट करना, उसको जो ख़राब करना, यू कैन से पोलराइज करना क्या होगा, उतना ही ईजी होगा। तो याद रखना, आपके पास इन्होंने एग्जाम्पल लिया है ग्रुप 14 के जो मॉलिक्यूल है उनको यहाँ पे डिस्कस किया है, हाइड्राइड्स को। तो वहाँ पे जिसका साइज़ ज़्यादा, उसकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो लंदन फोर्सेस है, वो उतनी ही ज़्यादा। फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की वजह से लंदन फोर्सेस भी क्या होती हैं, इंक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ज्योमेट्री का। अब यहाँ पे ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास दो एग्जांपल दिए हुए हैं, एक एन पेंटेन, एक नियोपेंटेन। इसकी ज्योमेट्री दूसरी है, इसकी ज्योमेट्री दूसरी है। ठीक है, अब देखो जिसकी आपकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होगी,
जिसके आपके पास जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होगी, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी जो हमने यहाँ पे आपकी डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी का आता है। अब ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर। टेम्परेचर आप किसी मॉलिक्यूल पे जितना अप्लाई करोगे, हीट आप जितनी दोगे, उतने ही जो मॉलिक्यूल है उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, सिर्फ दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द गैसियस स्टेट। सेक्शन 1 आपका जो स्टार्ट होता है वो हम आपका कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।